नमस्कार विद्यार्थियों। In previous session we have discussed about the torque slip characteristic. Now in this current session we will discuss a transformer equivalent circuit diagram. An induction motor is based for its operation on the induction of voltage and currents in its rotor circuit from the stator circuit. Because the induction of voltage and currents in the rotor circuit of an induction motor is essentially a transformer operation, the equivalent circuit of an induction motor is very similar to the equivalent circuit of a transformer. Equivalent circuit enables the performance characteristic of the induction machine to be evaluated for steady state condition by simple network calculation. The equivalent circuit of an induction motor is drawn only for one phase. As we know that the transformer is shown by circuit diagram having primary and secondary windings. इस फिगर की बात करें तो ट्रांसफार्मर का ये इक्विवेलेंट सिंबलिक डायग्राम है, जिसमें ये हमारी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, एंड इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल लिंक है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू। जब हम इंडक्शन मशीन की बात करते हैं तो इंडक्शन मशीन क्या रहता है, वी हैव अ स्टेटर एंड रोटर। रोटर से हमारे पास मैकेनिकल लोड कनेक्टेड होता है और हम 3 फेज सप्लाई स्टेटर को करते हैं। जब दोनों सिंबलिक डायग्राम को देखा जाए तो इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। वह क्या है कि अगर ये मेरा प्राइमरी है तो इंडक्शन मशीन में भी जो 3 फेज इनपुट है वो भी क्या होगा, हमारा प्राइमरी होगा। और जब सेकेंडरी साइड की बात करें तो ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी होती है वहाँ पे हम सेकेंडरी कॉइल की बात करते हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी क्या होगा, हमारा रोटर होगा। दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं उसके प्राइमरी और सेकेंडरी में हमेशा एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होगा। अगर प्राइमरी से मैं सप्लाई देता हूँ, सोर्स देता हूँ, तो सेकेंडरी साइड में मुझे इलेक्ट्रिकल लोड अप्लाई करना पड़ेगा। जबकि इंडक्शन मोटर की बात करें, आपका जो इनपुट होगा, जो स्टार्टर में जो हम इनपुट सप्लाई करेंगे वो हमेशा एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगा, बट जो आउटपुट होगा, जो रोटर सर्किट से कनेक्टेड होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक लोड होगा, एक मैकेनिकल क्वांटिटी होगा। दोनों का जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो भी सेम है। जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, अगर मैं प्राइमरी में अगर कुछ सप्लाई सोर्स या सप्लाई अप्लाई करते हैं तो हमें पता है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण क्या होगा, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सेम टू सेम आपके इंडक्शन मोटर में भी यही होता है। जैसे आप सप्लाई देते हो तो यहाँ पे थ्री फेज रिवॉल्विंग फील्ड बनता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, फ्लक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिल रहा है। Also, the rotor frequency is also different, as we know that if we are applying F frequency at the stator side, then the rotor frequency will be F dash equals to SF. That means there will always be a difference in the rotor frequency. Therefore the rotor circuit will be modified without changing the actual values. The primary of a transformer and the stator of induction motor are identical in representation, but their rotor side or secondary side will be modified. So अब हम जो ट्रांसफार्मर इस इंडक्शन जो मोटर है उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जो ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट होगा या उसको रिजेंबल करेगा।
The above part is shown for the stator, in which V1 is applied and I1 current is flowing in the stator. और जो ये R1 और X1 है ये स्टेटर रेजिस्टेंस है और X1 स्टेटर इंडक्टेंस है. IM इज मैग्नेटाइजिंग करंट, XM इज द एंड RW जो आपका होगा वॉटफुल कंपोनेंट, जो हमने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा था, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट में वॉटफुल कंपोनेंट के लिए हमने XW लिया था और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के लिए हमने XM लिया था. और वॉटफुल अगर कंपोनेंट ऑफ करंट की बात करें तो होगा IW, और मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट की बात करें तो होगा IM. और जब दोनों का आप कॉम्बिनेशन लेते हो, वेक्टर कॉम्बिनेशन लेते हो, तो टोटल करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, I0 होगी. और यहाँ पे अगर मैं I1 की बात करूँ, टोटल करंट I1, जो टोटल करंट I1 है वो हमेशा I1 विल ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ I0 प्लस K I2 डैश. और रोटर सर्किट की बात करें तो रोटर सर्किट में अगेन वी हैव R2 X2 X2 डैश एक्चुअली, और जिसकी वैल्यू हमें पता है SX2 के बराबर होगी. इस R2 इज योर रोटर सर्किट हैविंग मैकेनिकल लोड. मैकेनिकल लोड इससे क्या होगा, कनेक्टेड होगा. इट इज़ फॉर लोड. और यहाँ पे इट्स योर रोटर, और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी आपके SF. अगर प्राइमरी में फ्रिक्वेंसी अगर आपके F है तो यहाँ पे क्या होगी आपके F डैश इक्वल्स टू SF. और इसका मतलब क्या था, जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा स्लिप के ऊपर डिपेंड करेगी. और यहाँ पे जो इंडक्टेंस होगा X2, रोटर इंडक्टेंस, वो भी स्लिप के ऊपर डिपेंड करेगा SX2 के बराबर. और यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा रोटर सर्किट में वो भी कितना होगा, SE2. इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्लिप. और जो करंट फ्लो का वो होगा I2 डैश. और ये हमें पता है इसकी जो वैल्यू होती है अगेन ये भी स्लिप के ऊपर डिपेंड करती है. बट इस सर्किट में सिर्फ जो रोटर रेजिस्टेंस है R2 वो स्लिप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. Above shows the transformer equivalent circuit in which again we have R1 X1 EPES at induced EMF at primary and secondary sides. Z is the electrical load, R2 X2 is the transformer secondary resistance and inductance. सो एज हमने पहले भी कहा था कि ये जो आपका इंडक्शन मोटर जो है वो ट्रांसफार्मर को रिसेंबल करा, और वो कर भी रखा है. अगर आप जो लोअर पोर्शन ऑफ वाइट बोर्ड देखोगे तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ है इंडक्शन मोटर होगा. दोनों में डिफरेंस बस ये होगा कि वहाँ पे एयर गैप, वहाँ पे जो था एज अ जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं या जिनकी हाई परमिलिटी होती है वो आपका क्या नाम है, मैग्नेटिक कंडक्टिंग मीडियम होता है, या जहाँ जिसके थ्रू आपका फ्लक्स फ्लो होता है. लेकिन जब इंडक्शन मशीन की बात करें तो यहाँ पे एयर गैप जो होगा वो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टिंग मीडियम होगा. मतलब प्राइमरी टू सेकेंडरी की बात करें या रोटर स्टेटर से रोटर की तरफ बात करें, जो फ्लक्स होगा वो एयर गैप के थ्रू फ्लो करेगा. नाउ अगर हम रोटर साइड की बात करें तो रोटर सर्किट में जो हमने पहले कहा था कुछ मॉडिफिकेशन होगा, और वो मॉडिफिकेशन क्या होगा, इट विल बी R2 SX2 देन जहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो होगा SE2, और जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2 डैश. और यहाँ जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी SF. जो रोटर सर्किट की जब हम बात करें, रोटर साइड सर्किट की अगर हम बात करें तो ये कुछ चेंजेस हो गए. और हमने पहले भी I2 डैश को हमने निकाला था. जो रोटर साइड का जो करंट है, रोटर साइड करंट, रोटर करंट फ्लोइंग इन द रोटर सर्किट, ये जो I2 डैश है इसकी जो मैथमेटिकल जो वैल्यू है वो गिवन होती है SE2 अपॉन अंडर रूट ऑफ
R2 स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, ये हम लोग को पता है। नाउ इफ़ यू टेक आउट एस, अगर मैं यहाँ से एस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इक्वेशन किस तरह से बनेगी, आई टू डैश एस ई टू अपॉन एस आर टू बाई एस का होल स्क्वायर, एडजस्टिंग स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, इट इज अंडर रूट हेयर, और एस एस कैंसिल हो जाएगा। जो मॉडिफाइड इक्वेशन जो अपनी बनेगी अपनी, तो मॉडिफाइड इक्वेशन अपनी बनेगी आई टू डैश इक्वल्स टू ई टू, सॉरी समवॉट, आई टू डैश इक्वल्स टू ई टू, चूँकि एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा क्या, आर टू बाई एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर। इस इक्वेशन से मॉडिफाइड होने के कारण हमारी जो रोटर सर्किट है वो भी मॉडिफाइड हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे केवीएल का कॉन्सेप्ट लगाऊँ तो जो हमारा सर्किट बनेगा वो बनेगा अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन। अगर मैं केवीएल लगाता हूँ उससे कंपेयर करता हूँ तो इट विल बी ई टू आई टू डैश एक्स टू विल बी सेम, फ्रिक्वेंसी विल बी सेम, देर विल बी नो चेंज इन द फ्रिक्वेंसी, बट आपका जो रोटर रेजिस्टेंस R2 था वो अब क्या बन जाएगा, वेरिएबल, और उसकी जो वैल्यू होगी वेरिएबिलिटी की वो होगी आपके R2 बाई एस। और बिकॉज हमें पता है स्लिप हमेशा चेंज होगी, जैसे आप लोडिंग को चेंज करोगे, लोड को चेंज करोगे, लोड जैसे ही चेंज होगा उसके रेस्पेक्ट में स्लिप भी चेंज होगी, और जैसे स्लिप चेंज होगी तो यहाँ पे अब क्या होगा, आपका रोटर रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबिलिटी का साइन लगाया। और इट इज़ लाइक अ लोड नाउ, लाइक अ लोड नाउ आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो स्लिप होता है वो लोड के रिजेंबल होता है। जैसे जैसे आप लोड चेंज करोगे रोटर की स्पीड चेंज होगी, रोटर की स्पीड चेंज होती है तो स्लिप आपकी क्या होती है, एस इक्वस टू एन एस माइनस एन डिवाइडेड बाई एन। तो अगर आपकी रोटर की स्पीड चेंज होगी तो आपकी स्लिप भी वेरी होगी, रोटर स्पीड चेंज होगी, रोटर स्पीड चेंज होगी तो स्लिप वेरी करेगी, स्लिप वेरी करती है तो आपका आर टू बाई एस भी क्या करेगा, वेरी करेगा। और ये एक लोड की तरह हम इसको रिजेंबल मान सकते हैं। प्रीवियस सर्किट का हम मोर अप्रोप्रिएट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं, बट हमें कुछ पैरामीटर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। R2 X2, बट हमने यहाँ पे कंपोनेंट ऐड कर दिया है R2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई एस माइनस 1। अगर दोनों को मैं ऐड करूँ तो दोनों बराबर आएंगे, R2 बाई एस के बराबर ही आएंगे। बट हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन ये किया है, यहाँ पे हमने अगर R2 प्लस R2 बाई एस माइनस R2 कैंसिल आउट, तो जो प्रीवियस क्वांटिटी थी वो बन जाएगी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने प्लस R2 और माइनस R2 कर दिया ताकि जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो वो प्रीवियस सर्किट के बराबर आ जाए और हमें एक लोड की क्वांटिटी मिले। कि अगर मैं ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ जो प्रीवियस हमने बनाया था, जस्ट लाइक दैट, और यहाँ पे लोड को रिजमेंस करने के लिए हमने एक और पैरामीटर ऐड कर दिया है जो हम कहेंगे R2 1 बाई एस माइनस 1। तो हम लोग लोड की बात कर रहे थे, तो हमें पता है कि जब हम नो लोड कंडीशन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है ओपन सर्किट। और अगर मैं फुल लोड की बात करूं तो इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। कि अगर इंडक्शन मोटर अगर आपकी ओपन सर्किट है, कोई लोड नहीं है, तो
ट्रांसफार्मर के वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और जब अगर मैं उस मशीन को फुल लोड देते हैं अपन लोग, तो जस्ट लाइक जो आपका ट्रांसफार्मर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट में अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, तो हम इसको भी ये प्रूव कर सकते हैं। तो हमें पता है कि एट नो लोड आपका जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर आर एल अगर आपका इनफाइनाइट होता है, तो इस केस में जो स्लिप आएगी वो नियरली इक्वल टू 0.001 आएगी। अगर मैं इस चीज़ को अगर आप कंपेयर करें, अगर यहाँ पे पूरा इनफाइनाइट क्वांटिटी हो, तो यहाँ पे जो स्लिप की वैल्यू कब पॉसिबल होगा, जब या तो स्लिप की वैल्यू 0 हो या 0.1। अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो ये होल क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, इन्फिनिटी के बराबर। सिमिलरली अगर जब मैं फुल लोड या शॉर्ट सर्किट की बात करूँ, तो हमारा लोड रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। और वो कब पॉसिबल होगा, जब आपका स्लिप क्या हो, मैक्सिमम हो। और स्लिप कब हो, जब आपका 1 हो। अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ R2 1/1 माइनस 0, सॉरी 1 - 1 - 1, तो आपका क्या होगा, R2 मल्टीप्लाई बाई 0, और ऑटोमेटिकली आपकी RL की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 की। और ये कौन सी कंडीशन होती है, हम कहते हैं ब्लॉकिंग कंडीशन। आप इसको ब्लॉकिंग कंडीशन भी कह सकते हो। ब्लॉकिंग कंडीशन में स्लिप हमारा जो होता है वो 1 ही होता है। सो ये दोनों इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर नो लोड और फुल लोड। और इसके बीच में अगर कोई लोडिंग आती है फ्रॉम बिटवीन नो लोड टू फुल लोड, सो हमारा जो सर्किट रहेगा या जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा RL इक्वल्स टू R2 1/S-1। और एक और पॉइंट ये था कि इस सर्किट की जब मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो रोटर फ्रिक्वेंसी थी वो भी मॉडिफाइड हो जाएगी F पर, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो E2 था वो सेम था। और इसी कारण यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो भी अब F रहेगी, वो स्लिप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। चेंज ये होगा कि यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जुड़ जाएगा, जिसे हम कहेंगे, या एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हम उसको ऐड ऑन करेंगे, जो उसकी वैल्यू होगी R2 मल्टीप्लाई बाई 1/S-1। और ये प्योरली लोड को रिप्रेजेंट करेगा, वेदर द मशीन इज ऑन। अगर नो लोड होती है तो स्लिप की वैल्यू 1 होगी, तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा। फुल लोड की बात करेंगे, स्लिप की वैल्यू 1 होगी, और उस केस में ये रिसेंबल करेगा 0 को। नाउ अगर मैं ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं, क्योंकि ये हम अभी ट्रांसफार्मर इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट या रोटर साइड की बात कर रहे थे, क्योंकि स्टेटर जो होगा या जो प्राइमरी होगा उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ये जो सारा मॉडिफिकेशन था ये रोटर साइड पर हुआ है। तो अगर मैं कंबाइंड सर्किट डायग्राम बनूँ तो वो किस तरह से बनेगा, वो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका प्राइमरी या आपका स्टेटर है, हियर इट इज योर R1। ये आपका X1 होगा, ये आपकी शंट ब्रांचेस होगी, विच रिप्रेजेंट वॉटफुल कंपोनेंट RW, IW, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IM and XM। current will be I0 and यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी KI2 डैश। ये आपका होगा स्टेटर, एंड आपका जो रोटर होगा तो बोर्ड की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। R2 रोटर रेजिस्टेंस, रोटर इंडक्टेंस जो हमने पहले ही देखा था, एंड जो ये लोड कंपोनेंट है या लोड रेजिस्टेंस आप कह सकते हो इसे,
और इसकी जो वैल्यू होगी इट इज़ योर रोटर, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी E2 R2 X2, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी इट विल बी RL, और उसकी वैल्यू क्या होगी R2 1/s माइनस 1, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो है आपका I2। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए इंडक्शन मोटर होगा। सो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना सकते हैं और वो किस तरह से ट्रांसफॉर्मर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के बराबर होगा या उसके समकक्ष होगा। इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।